प्रिय छात्रों, आज के क्लास में हम आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट के रूप में कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। और थोड़ा सा मैं बार बार कहता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट के साथ जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन से मैं कई क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। मतलब एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं उसकी मैं व्याख्या हर क्वेश्चन में करता रहता हूं। तो इस पर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। केवल वन लाइनर क्वेश्चन के उत्तर पर ध्यान मत दीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन किस सन में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1707 ईस्वी, 1707। अब ये जो औरंगजेब है, अब औरंगजेब से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया, इस पे जो भी आपके और भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें आपका, जैसे कि औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था। तो औरंगजेब का जन्म जो हुआ था वो दोहद उज्जैन में हुआ था, दोहद उज्जैन। और ये किसका पुत्र था। तो ये जो आपका औरंगजेब है ये शाहजहाँ का पुत्र था। इसके पिता का नाम शाहजहाँ और इसकी माता का नाम मुमताज़ था। और शाहजहाँ की मृत्यु के पश्चात यह औरंगजेब जो है ये 1659 ईस्वी में, हालांकि ये मृत्यु अभी नहीं हुआ था, तभी ये शाहजहाँ को आगरे के किले में कैद कर दिया और 1659 ईस्वी में यह गद्दी संभाला था। तो इस तरीके से अब औरंगजेब से संबंधित आपके 3-4 क्वेश्चन हो गए। इसका जन्म जो है दोहद उज्जैन में हुआ था और उसके पश्चात इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो 1707 ईस्वी में। और यह इसके पिता का क्या नाम था, शाहजहाँ। और इसी शाहजहाँ को 1659 ईस्वी में आगरे के किले में कैद करके इसने गद्दी संभाला था। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केशव चंद्र सेन। और इसी केशव चंद्र सेन के द्वारा 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी। अब ये केशव चंद्र सेन जो थे इस भारतीय सुधार संघ के प्रथम अध्यक्ष के रूप में शामिल थे। और इनका जो जन्म है वो जन्म कोलकाता में हुआ था। और कोलकाता में इनका जन्म कब हुआ था। तो 1838 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। और संविधान के अनुच्छेद 222 का खंड 1 जो है, खंड 1 यह प्रावधान करता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कौन लेगा। तो राष्ट्रपति लेता है। और भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात किसी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। और गुजरात में द्विसदनात्मक विधायिका कार्य नहीं करती। द्विसदनात्मक का मतलब क्या होता है। तो द्विसदनात्मक का मतलब कि राज्यों में 2 सदन स्थापित किए गए हैं, जिसमें आपका एक विधान परिषद होता है और दूसरा विधानसभा। तो भारत के कुल कितने राज्यों में द्विसदन काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 राज्य। और इस 6 राज्य का एक ट्रिक है, यूपी में आम बिकते हैं, यूपी में आम बिकते हैं। और ये जो यूपी में आम बिकते हैं, इसी यूपी में आम बिकते में आपके 6 राज्य जहाँ पर 2 सदनात्मक व्यवस्था कार्यरत है। यूपी से उत्तर प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, बी से बिहार, क से कर्नाटक और ते से तेलंगाना। तो इस तरीके से ये गुजरात जो है, ये गुजरात में आपका द्विसदनात्मक व्यवस्था कार्यरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 25 की स्टॉक एक्सचेंज में इनमें से क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभूति की खरीदी और बेची जाती है। प्रतिभूतियां खरीदी तथा बेची जाती हैं। अब इसमें स्टॉक एक्सचेंज जो है एक ऐसा बाजार है जहां पर प्रतिभूति को खरीदा तथा बेचा जाता है। और भारत में मुंबई का जो शेयर बाज़ार है जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। और यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का पहला शेयर बाज़ार के रूप में स्थापित किया गया। ये भी आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ चुका है कि एशिया का सबसे पहला या सबसे पुराना
शेयर बाज़ार कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। और इस बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में की गई थी। और स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख कार्य होता है प्रतिभूतियों को खरीदना तथा बेचना। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग। और इसी देवप्रयाग जो है वो कहाँ स्थित है? तो भारत के उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड में देवप्रयाग स्थित है। और इसी देवप्रयाग में आपका भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन होता है। और मिलने के पश्चात यहीं से ये किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा के नाम से जानी जाती है। और मान्यता के अनुसार एक तरीके से आपका देव शर्मा नामक एक तपस्वी हुआ करते थे, और उसी देव शर्मा नामक तपस्वी ने यहाँ पर तपस्या किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इसका नाम देवप्रयाग पड़ गया। इसी तरीके से इस पे जो अगला क्वेश्चन बनता है वो है आपका मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? तो आपका दूसरा नदी में हो गया मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। तो इन दोनों नदियों का मिलन कहाँ होता है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा जो है ये दोनों नदियाँ आपका रुद्रप्रयाग में मिलती हैं, रुद्रप्रयाग। जबकि देवप्रयाग में कौन कौन मिलता है? भागीरथी और अलकनंदा। इसके साथ साथ कर्णप्रयाग में भी दो नदियां मिलती हैं, जिसमें आपका पिंडर नदी तथा अलकनंदा है। तो कर्णप्रयाग में आपका हो जाएगा पिंडर नदी और अलकनंदा। तो एक तरीके से इस क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं वो हमने कवरअप कर दिया, जिसमें आपका पहला हो गया भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलन होता है? तो देवप्रयाग में। फिर उसके बाद से मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन रुद्रप्रयाग में, जबकि कर्णप्रयाग में पिंडर तथा अलकनंदा नदी का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि कर्नाटक में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा शरावती नदी। और कर्नाटक में ये जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तटबंध। और ये जो तटबंध होता है ये नदी के किनारे बने एक चौड़े कंक्रीट के बांध के रूप में होते हैं, जिसे तटबंध के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में भौतिक राशियों में कौन सी एक अदिश राशि है? कौन सी एक अदिश राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, यंग का मापक। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अदिश राशि कहते किसको हैं। तो इसको आप लोग बल्कि नोट कर लीजिए, तो इसका क्लियर और हो जाएगा कि अदिश राशि का जब परिभाषा आपको पता रहेगा तो आसानी से अदिश राशियों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण निकाल सकते हैं। जैसे कि अदिश राशि होती है और सदिश राशि होती है। तो अदिश राशि की जो परिभाषा है वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशि में किस चीज़ की आवश्यकता हो रही है? परिमाण की। जबकि आपका परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दिशा की आवश्यकता नहीं होती उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। मतलब अदिश राशि की परिभाषा क्या हो गई? तो एक पॉइंट आपने पकड़ लिया कि ऐसी राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। अब इसमें जैसे कि अदिश राशियाँ में आपका हो जाएगा द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, दूरी, इन सबों में किसी प्रकार के दिशा का अवलोकन नहीं किया जाता। वो सभी राशियाँ किस में आती हैं? अदिश राशि की श्रेणी में आती हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया। तो इसका आंसर हो गया आपका हाइगेंस। और ये हाइगेंस जो थे इन्होंने ही प्रकाश के तरंग सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। इसके साथ साथ और भी इसमें नाम दिए गए हैं। अगर आप लोग इनको बारे में भी जानना चाहते हैं तो इसमें आपका नील बोर
जो नील बोर का नाम है, ये नील बोर परमाणु संरचना के सिद्धांत का वर्णन किया था। परमाणु संरचना का सिद्धांत। उसके बाद से जे थॉमसन या टॉमसन जो हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज। और माइकल फैराडे जो हैं, ये माइकल फैराडे का क्या योगदान रहा है, तो माइकल फैराडे जो हैं वो विद्युत अपघटन का नियम इन्होंने प्रस्तुत किया था, विद्युत अपघटन। तो इस तरीके से मूल रूप से आपका जो क्वेश्चन है, तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किसने किया, तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने। बाकी नील बोर, जे टॉमसन, माइकल फैराडे, ये लोग किन चीज़ों का आविष्कार किए या किसका प्रतिपादन किए, ये भी आपका 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपका तैयार हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। तो मकड़ी जो होती है आर्थ्रोपोडा, मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। और इसके अलावा जैसे कि मोलास्का संघ इसमें दिया है, तो मोलास्का संघ के अंतर्गत घोघा वगैरह, सीप वगैरह शामिल होता है, जबकि एनेलिडा में केचुआ तथा जोंक वगैरह शामिल होते हैं। और आपका निडेरिया जो है, निडेरिया में जेली मछली या हाइड्रा इत्यादि शामिल होते हैं। तो ये बाकी भी तीनों का हमने किन किन प्रजाति के अंतर्गत कौन कौन से जानवर आते हैं, इसका भी हमने व्याख्या आपको कर दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग या अंग में स्थित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कान। ये यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है, तो ये कान में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर अगला कि कर्नेल मेमोरी के आवंटन की एक नीति को क्या कहते हैं। तो ये जो कर्नेल मेमोरी के आवंटन की एक नीति है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर हो जाएगा इसका सी, स्लैब आवंटन। और कर्नेल मेमोरी के बारे में जान लीजिए, तो कर्नेल मेमोरी का आवंटन को स्लैब आवंटन भी कहते हैं। कर्नेल जो होता है वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूल बिंदु पर आधारित होता है, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो इस तरीके से कर्नेल मेमोरी जो है, कर्नेल मेमोरी को स्लैब आवंटन के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। और क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का जो कच्छ का रण है वो आपका जीवित तथा मृत, या ये कह सकते हैं कि इसका आंसर जीवित तथा मृत निषेचिकाओं को विच्छेदित करने वाला ज्वरीय पैंक का एक विस्तृत मैदान क्षेत्र है। तो ये ज्वरीय मैदान का एक विस्तृत क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जहाँ पर एक तरीके से जीवित एवं मृत निवेशिकाओं द्वारा विच्छित ज्वरीय पंख पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो कच्छ के रण में आपके जंगली गधे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अगले क्वेश्चन में है कि हाल में ही चर्चा में रहा नामसाई घोषणा किन राज्यों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम और बांग्लादेश, इसका आंसर हो जाएगा असम और अरुणाचल। और ये असम और अरुणाचल वाला जो है, इसका जो है आपका 15 जुलाई 2022 को, डेट नोट कर लीजिएगा, 15 जुलाई 2022, ये बिल्कुल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और ये 15 जुलाई 2022 को आपका लगभग 70 वर्ष पुराना जो सीमा विवाद हुआ करता था, इसी सीमा विवाद को 15 जुलाई 2022 को हल किया गया, जिसे नामसाई घोषणा के नाम से जाना गया। और नामसाई में आपका असम और ये अरुणाचल प्रदेश के बीच में ही सीमा विवाद हुआ करता था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपका हाल में किस अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कमल हसन। और ये कमल हसन जो हैं, ये साउथ के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, और इसी कमल हसन को संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने 17 अगस्त 2022 को कहाँ पर भारतीय दूतावास आवासीय परिषद का उद्घाटन किया।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैंकॉक थाईलैंड। और इसी बैंकॉक थाईलैंड में विदेश मंत्री आपके एस जयशंकर ने 17 अगस्त 2022 को एक दूतावास का आवासीय दूतावास का उद्घाटन किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, और क्वेश्चन नंबर 38 है कि 18 जून 2022 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। और इसी नई दिल्ली में 18 जून 2022 को धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास आयोजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मलेशिया। और इसी मलेशिया में उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास जो हुआ था वो 17 से 21 अगस्त के मध्य हुआ था। 17 से 21 अगस्त 2022 के मध्य हुआ था, जिसे उदार शक्ति युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये मलेशिया में आयोजित किया गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, नरेंद्र मोदी। और प्रथम लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। और ये घटना कब की है? तो ये घटना है आपकी 24 अप्रैल 2022 को। और 24 अप्रैल 2022 को नरेंद्र मोदी को भारत रत्न प्राप्त लता मंगेशकर की स्मृति में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रदान किया गया। और राष्ट्र के प्रति अपनी इन्होंने निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस तरीके से आपके सामने ये 20 क्वेश्चन का सेट हमने हल करा दिया। और इतना ध्यान दीजिए कि हर क्वेश्चन में आपका 2-2, 3-3 क्वेश्चन की मैं व्याख्या करता रहता हूँ, उस पर भी आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दिया करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।